ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नमन एंड आई चेयरफुली वेलकम यू ऑल टू टुडेस लेक्चर नंबर 58 ऑफ PSIR लेक्चर सीरीज। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बिकॉज ऑफ ऑल द इमेंस लव एंड पॉजिटिविटी दैट आई एम रिसीविंग फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इंडियन पॉलिटिकल थॉट से, जिसमें हमने देखा था व्हाट इज इंडियन पॉलिटिकल थॉट, व्हाट इज द क्रोनोलॉजी ऑफ इट। वी हैव सीन द वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सपेक्टिव, हाउ नेगेटिवली दे हैव व्यूड आवर इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, एंड they have merely labeled us just as a country of spiritual advancement and no political wisdom. But it is not us who have defended our beautiful tradition, but few scholars from their own countries, from their own lobbies, like Max Muller and etc. They have defended our Indian political tradition very, very beautifully. He famously quoted that there is no place in the world who have deeply understood and analyzed the question related to the human lives. The neglect of the Indian political tradition can lead to theoretical impoverishment of the world. So these beautiful one-liner quotations are defense of our tradition on the face of Western political tradition. तो ये सब के साथ हमने कल का जो फाउंडेशन लेक्चर था ऑन इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन वो हमने फिनिश किया था। आज हम उसको और भी ज्यादा गहराई में देखेंगे दोस्तों। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर वेरियस ट्रेडिशंस इन एंशिएंट इंडियन थॉट। वी विल सी वेरियस सोर्सेस that are important for Indian political thought and the ideas in the dharmashastras like Manu Smriti and etc. Right? So sir, why we are doing this? So basically we are trying to establish foundation for the first topic, that is धर्मशास्त्र friend। धर्मशास्त्र जैसा कि फर्स्ट टॉपिक है हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, उसका हम एक काइंड ऑफ फाउंडेशन स्टैब्लिश करना जा रहे हैं। राइट? हम एक ब्रॉड पिक्चर देखेंगे जो इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन है। अगेन द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। देन हिंदुइज्म, अंडर हिंदुइज्म वी हैव धर्मशास्त्र एंड दंडशास्त्र, एंड वी हैव धर्मशास्त्र इन आवर सिलेबस। राइट? दैट इज वाई हमें एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये धर्मशास्त्र का कॉन्सेप्ट आया। ओके, तो आज हम वही देखने जा रहे हैं दोस्तों। आपने जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं एंड अगर ना भी है तो आप इस नाम जो है भिखु पारिक, इससे बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे। राइट? भिखु पारिक इज अ ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन, ही इज अ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, ही इज अ प्रोफेसर एंड व्हाट नॉट। He is a big name in political realm. He is a big name in political lobby, friends. Right? तो भिखु पारिक उन्होंने एक किताब लिखी मल्टीकल्चरलिज्म। राइट? मल्टीकल्चरलिज्म में पूरे एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन के बारे में बताया है, जहां उन्होंने एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन को बेसिकली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज हिंदू ट्रेडिशन एंड द सेकेंड कैटेगरी इज बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। फ्रेंड्स, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, आप अपनी नजर इसमें बनाए रखना। ठीक है? ये क्या है सर? ये है PYQs। राइट? ये मैंने एज अ फुटनोट सारे अपने स्लाइड्स पे दे रखा है, सो दैट यू हैव योर आइज ऑन द क्वेश्चन एंड you aspire to attempt this question and share me in the telegram community that I am going to share in the description box. Okay, so kindly join that particular community जहां पे हम अपनी आंसर स्क्रिप्ट शेयर करेंगे। I will evaluate it. Your peers, the people who are part of the group, can also evaluate them and we can share our feedbacks as well. All right, so I have embedded few PYQs in this course of lecture, so have your eyes on this and ensure to attempt it. Right? So we have seen Bhikkhu Parekh how he categorized ancient Indian tradition into two broad categories, that is Hinduism and Buddhism. Okay, friends? So according to professor, Indian tradition reflects continuity rather than change. Right? So in yesterday's lecture, we have already seen what does our Indian tradition of continuity mean. Right? Basically, जस्ट टू गिव यू अ जिस्ट, अगर मैं आपको इसका एक जिस्ट बताऊं तो कंटिन्यूटी मीन्स दैट वी डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। We do not differentiate between politics and ethics. We do not differentiate between individual and society and etc. Right? For us, there is a sense of continuity in all this
स्पीयर्स, राइट। हमारे लिए धर्म एंड डंडा, राइट। व्हाट इज धर्म? धर्म इज बेसिकली एथिक्स, एंड व्हाट इज डंडा? डंडा इज बेसिकली पॉलिटिक्स, राइट। सो इसमें एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी मतलब देयर इज ए सेंस ऑफ को रिलेशन बिटवीन द टू, ओके। विदाउट धर्म डंडा कैन नॉट बी प्रैक्टिस, or without danda dharma cannot be exercised, right? So there is a kind of correlation between the two spheres, right, of Indian tradition. That is why we say that, and even professor is saying that Indian tradition reflects continuity rather than change, as is the case in the Western political culture, right? They tend to differentiate between individual, society, politics, and ethics. For them, these two are completely different streams. These two are completely different spheres, right? But for us, we tend to take these two into similar notion, right? Hence, Hindu tradition and Buddhist tradition does not differ in any qualitative sense of the term, right? And because of this continuity in our Indian political tradition, the major ancient Hindu tradition does also have a kind of similarity with the Buddhist tradition, right? Because he defined Buddhism as a rebel child of Hinduism, friends, right? अगर आप हमारी एंशियंट हिस्ट्री को अच्छे से देखेंगे, आप हमारे एंशियंट हिस्ट्री को अच्छे से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा बुद्धिज्म कैसे इमर्ज हुआ था। बुद्धिज्म कैसे इमर्ज हुआ था, राइट? बुद्धिज्म बेसिकली इमर्ज हुआ था जो हिंदू की कुछ वैदिक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस थी, जो इनकी कास्ट हायरार्की थी, उसके अगेंस्ट में बुद्धिज्म रेज हुआ था। उन्हें ब्राह्मण सुप्रीमेसी की कॉन्सेप्ट पसंद नहीं थी। उन्हें ब्राह्मण सुप्रीमेसी का जो कॉन्सेप्ट था, दैट ब्राह्मण्स आर द सुप्रीम, वो कॉन्सेप्ट पसंद नहीं थी। दे बेसिकली फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? द लिबरेशन थ्रू सर्विस, राइट? लिबरेशन थ्रू सर्विस। बट हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट क्या था? इफ यू सर्व टू द ब्राह्मण्स, इट कैन लीड टू व्हाट? द लिबरेशन, राइट? इसी के अगेंस्ट में एक बुद्धिज्म पूरा एक नया स्ट्रीम इमर्ज होके आया, राइट? दैट इज व्हाई इवन द प्रोफेसर पारिक इज कॉलिंग बुद्धिज्म एज अ रेबल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म। Hence, there is a lot of similarities between the two traditions, right? Buddhism also believes in the concept of karma and rebirth like Hinduism, right? There is a sense of similarity between the two broad Indian ancient tradition, that is Hinduism and what? And Buddhism, right? क्यों? क्योंकि हम दोनों जो ट्रू ह्यूमन एसेंस है, दैट इज ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ, राइट? पुनर्जन्म, हम दोनों उस चीज पे बुद्धिज्म हिंदुइज्म दोनों ही कर्म एंड रीबर्थ में बिलीव करते हैं, राइट? सो हियर वी कैन सी अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी, राइट? इसमें ही नहीं फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे स्पीयर्स हैं हमारे लाइफ के भी जो काफी ज्यादा सिमिलर्स हैं, राइट? फ्रॉम आवर रिचुअल्स टू आवर बिलीव्स, राइट? टू आवर बिलीव्स हम एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी बोथ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म में देख सकते हैं, राइट? एंड वो क्यों नहीं दिखेगा? वो इसलिए दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि जो बुद्धिज्म है वो एक हिंदुइज्म का रेबल चाइल्ड है, राइट? वो हिंदुइज्म से ही उभर के आया हुआ एक अलग सेक्ट है, राइट? इसीलिए हमें सिमिलरिटी देखने को मिल जाएगी, राइट? लेट्स से एक पेरेंट है, एक फादर है, उनके दो बेटे हैं, राइट? एक बेटा विदेश चले गया for his studies, but still we can trace some cultural similarities with these both siblings with their parents, right? क्योंकि the one is the offshoot of the same parents as in the case of two, right? तो हम वो cultural similarities, वो lineage, वो tradition, वो culture हम देख सकते हैं, right? तो वैसे ही अगर ancient Hindu tradition, ancient Indian tradition अगर father है, तो Hinduism and Buddhism उनके दो बेटे हैं, right? So Buddhism is a kind of rebel child, वो अपने भाई से उतना मेल भाव में नहीं रह पाया, इसीलिए वो अपना एक अलग एम्पायर स्टार्ट किया, राइट? बट स्टिल वी कैन सी अ कल्चरल कंटिन्यूटी, सोशल कंटिन्यूटी in the both of their children, right? So this is what is the sense of continuity जो हमें देखने को मिलता है in our Indian ट्रेडिशन, राइट? द बेसिक डिफरेंस, हमने सिमिलैरिटीज की तो बात कर ली दोस्तों, दैट इज देयर इज अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी इन बोथ, राइट? वी बोथ बिलीव इन अ सेंस ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ। बट नाउ लेट्स सी डिफरेंसेस क्या है हिंदुइज्म में एंड बुद्धिज्म में, राइट? जो दो बेटे हैं एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन के, उनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, राइट? सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म इज दैट हिंदुइज्म रिप्रेजेंट्स हेजेमनी ऑफ ब्राह्मण्स, राइट? हमने अभी जस्ट बात की कैसे हिंदुइज्म वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द वर्ण आश्रम सिस्टम, राइट? वर्ण आश्रम
वर्ण आश्रम सिस्टम, राइट। जहां पे जो वर्ण आश्रम सिस्टम है वो वर्ण सिस्टम से ऑपरेट करता है, राइट। जहां पे इसने 4 वर्ण के बारे में बताया है, राइट। ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रस, राइट। एंड ब्राह्मण्स आर द सुप्रीम, Kshatriya should be the king, Vaishyas should engage in the trade, and the Sudras should be engaged in all the menial labor work, right। यही चीज हमें मनुस्मृति ने बताया है, राइट। मनुस्मृति इज बेसिकली अ धर्मशास्त्र जो हम करने को जाएंगे, अभी हम इस कोर्स ऑफ लेक्चर में देखेंगे, राइट। बट जस्ट हैव द आइडिया दैट द हिंदुइज्म बिलीव्ड इन द हेजेमनी ऑफ द ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास, बट बुद्धिज्म रिप्रेजेंट्स हेजेमनी और अलायंस बिटवीन क्षत्रिय एंड वैश्यास, राइट। Kshatriya and Vaisyas. Who are the Vaisyas? Basically the traders, right? Traders. They were more practical. They were more pragmatic or practical about the lives. They knew the importance of trade and commerce in order to have a harmonious society, right? अगर लोगों के पास खाने का ही कुछ नहीं होगा दोस्तों, तो वो पूजा पाठ करके उन्हें क्या फायदा मिलेगा, right? This is what was the basic difference between the Hinduism and Buddhism. They took a practical material aspect of the life also into the consideration. इसी के लिए उन्हें क्षत्रिय एंड वैश्य का अलायंस उन्होंने, हेजेमनी उन्होंने प्रमोट किया rather than ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय। Buddhism challenged the caste system, right? Thus more egalitarian in nature. They challenged the basic caste system of Hinduism, right? जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको वर्ण आश्रम सिस्टम के बारे में बताया, उन्होंने इसी बेसिक फाउंडेशन ऑफ कास्ट सिस्टम को हिंदुइज्म की चैलेंज करके उन्होंने एक मोर इगैलिटेरियन सोसाइटी डेवलप करने की कोशिश की, राइट। हाउएवर वेदर इट इज बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट, किंग्स आर सपोज्ड टू बी क्षत्रियास, राइट। But the basic mool or the basic fundamental in irrespective of all the text, whether it is Hinduism, Buddhism or Jainism, the king should be the Kshatriya. Why king should be Kshatriya, friend? Because his main duty is to establish dharma, right? His main duty is to establish dharma, right? And for to establish dharma, he even have to hold a danda. He even have to hold a danda, right? Danda rod, हाथ में उसे अपनी छड़ी उठानी पड़ेगी, राइट। एंड छड़ी कौन उठा सकता है? असली धर्म किसका है? वो एक क्षत्रिय का है। जब जब भी अराजकता हो, जब जब भी अनार्की हो, तब क्षत्रिय को अपना डंडा उठाना पड़ता है इन ऑर्डर टू हैव द हार्मनी इन द सोसाइटी, राइट। So this is why irrespective of different sects, irrespective of different religion, the Kshatriyas are basically the kings, right? They are the protector of the dharma, right? This is what is the fundamental. This is what is the similarities across Hinduism, Buddhism and Jainism, all right? So this is what is the similarity between the two Indian tradition, that is Hinduism and Buddhism, all right? So similarly, two Hindu traditions, that is धर्मशास्त्र एंड दंडशास्त्र, do not differ in a qualitative terms, right? अभी आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखें दोस्तों, वो है कंटिन्यूटी का, राइट। यहाँ पे कंटिन्यूटी हमें समझने वाली बात है। जैसे हम एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन का बहुत बेसिक फीचर क्या है? कंटिन्यूटी का, राइट। कंटिन्यूटी का हमने देखा कैसे जो एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन के 2 बेटे हैं, जैसे कि हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, उनके बीच में भी एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है, राइट। सेंस ऑफ क्या है? सेमनेस है, राइट। बिकॉज ऑफ देयर वेरी वेरी बेसिक डिफरेंस, वो अलग हैं बट वो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है। वैसे ही हम हिंदुइज्म के 2 बेटों की बात करें, जो है धर्मशास्त्र एंड दंडशास्त्र, उनके बीच में भी हमें कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी देखने को मिलेगा, राइट। दैट इज वाई यहाँ पे प्रोफेसर बोलते हैं कि द 2 streams of Hindu tradition, that is Dharma Shastra and Danda Shastra, they do not differ in a qualitative terms, right? वो qualitative terms में differ नहीं करते हैं, it is difference of degree rather than kind, right? वो kind में different, like Danda Shastra is not completely different from Dharma Shastra और Dharma Shastra is not completely different from Danda Shastra, but वो अपने डिग्री में differentiate करते हैं। डिग्री in the sense the way they look at things, the way they look at things, right? अगर धर्म शास्त्र वो ज्यादा धर्म का बात करेगा, उसके लिए धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन डंडा, दैट इज पॉलिटिक्स। वही दंड शास्त्र वो डंडा के बारे में ज्यादा बात करेगा देन दी धर्म, राइट। उसके लिए धर्म
ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। अगर हम धर्मशास्त्र को एक एथिकल स्कूल ऑफ फिलॉसफी बोले, एथिकल स्कूल ऑफ फिलॉसफी बोले, तो वही दंड शास्त्र मोर रियलिस्ट स्कूल हो जाएगा, मोर रियलिस्ट स्कूल हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो दंड में ज्यादा इंफेसिस करेगा, दंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, राइट। सो सिमिलरली whether it is dharma shastra or danda shastra, both texts revolve around the two basic concept, that is dharma and danda. both में हम जो अभी कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे दोस्तों, हमें दोनों टेक्स्ट में कहीं ना कहीं धर्म एंड डंडा का एक फाउंडेशन मिलेगा। दोनों कहीं ना कहीं धर्म और डंडा का बात करेंगे, राइट। क्योंकि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में धर्म एंड डंडा को अलग अलग नहीं देखा जाता, हमारे इंडियन ट्रेडिशन में पॉलिटिक्स एंड एथिक्स को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, राइट। इसीलिए धर्मशास्त्र एंड दंड शास्त्र दोनों धर्म एंड डंडा की बात करेंगे, राइट। बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? द बेसिक डिफरेंस इज दैट इन धर्मशास्त्र, राइट, डंडा इज पेरिफेरल, राइट। डंडा, द कॉन्सेप्ट और द डिस्कशन ऑन डंडा इज पेरिफेरल। लेट्स से अगर एक ये ग्राउंड है, राइट, और ये सेंटर स्टेज है, राइट, ये सेंटर स्टेज है, तो धर्मशास्त्र में धर्म एक सेंटर स्टेज होल्ड करेगा दोस्तों, एथिक्स एक सेंटर स्टेज में रहेगा, ये इसका थीम रहेगा। वहीं डंडा बहुत पेरिफेरी में रहेगा, पेरिफेरी इन द सेंस बाउंड्री में रहेगा वो, राइट, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होगी। अगर वहीं हम दंड शास्त्र की बात करें तो यहाँ पे डंडा एक सेंट्रल थीम हो जाएगा, लॉ एक सेंट्रल थीम हो जाएगा, पॉलिटिक्स एक सेंट्रल थीम हो जाएगा, एंड धर्म जो एथिक्स होगा वो बहुत ज्यादा पेरिफेरी में रहेगा, राइट। द बेस्ट एग्जांपल इज मैकियावेली। अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को अगर क्या करें, कनेक्ट करने की कोशिश करें तो, राइट, अ किंग शुड बी रियलिस्ट इन नेचर, राइट। उसने अपने प्रिंस को क्या एडवाइस दिया था? प्रिंस शुड बी रियलिस्ट इन नेचर, राइट। फॉर हिम द पॉलिटिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन एथिक्स, राइट। दिस इज व्हाट इज द मैकियावेली अप्रोच। वो सेम अप्रोच है दंड शास्त्र का, बट वहीं धर्मशास्त्र का वो हमेशा धर्म का बात करेगा एंड डंडा को पेरिफेरी में रखेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, राइट। बट कंटिन्यूटी, एक सेंस ऑफ सेमनेस हमें दोनों स्ट्रीम, दैट इज धर्म एंड दंड शास्त्र, दोनों में देखने को मिलेगा, राइट। एंड वो सेमनेस क्या है, वो यूनिकनेस क्या है, वो कंटिन्यूटी क्या है, दोनों धर्म एंड डंडा की बात करेंगे कहीं ना कहीं, बट all the difference is that on their degree, right, on degree of importance, right। धर्मशास्त्र वो ज्यादा धर्म के बारे में बात करेगा, दंड शास्त्र ज्यादा दंड के बारे में बात करेगा, राइट। तो अब हम आ जाते हैं दोस्तों, जो धर्मशास्त्र की सबसे फाउंडेशन बुक है वो है मनुस्मृति, राइट। हमने इंडियन हिंदू ट्रेडिशन को देखा, राइट। हमने इंडियन हिंदू ट्रेडिशन के दो क्लासिफिकेशन देखे, जो कि हिंदुइज्म था, बुद्धिज्म था। हिंदुइज्म के फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, धर्मशास्त्र एंड दंड शास्त्र। नाउ हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे लिए धर्मशास्त्र प्रिस्क्राइब्ड, राइट। तो हम धर्मशास्त्र की बात करेंगे, दंड शास्त्र की बात हम अर्थशास्त्र में करेंगे, ऑलराइट। सो जो मनुस्मृति है दोस्तों, दिस इज द फाउंडेशन वर्क ऑफ धर्मशास्त्र, दिस इज द फाउंडेशन वर्क ऑफ धर्मशास्त्र, और वी कैन से दैट मनुस्मृति इज द धर्मशास्त्र। फ्रॉम मनुस्मृति we learn the idea of dharma, right। Manusmriti is the first book to deal with the idea of dharma, right, कि धर्म होता क्या है, उसका पहला जो बुक है जिसने इस बारे में बात किया वो बेसिकली मनुस्मृति है दोस्तों, राइट। सो मनुस्मृति इज अ पार्ट ऑफ धर्मशास्त्र। जब हम धर्मशास्त्र की बात करें सो मनुस्मृति इज द पार्ट, right। Now again see this particular question, explain the source of ancient Indian political thought, right। sources of, तो सबसे पहला एक सोर्स आ जाएगा मनुस्मृति, राइट, मनुस्मृति। ऐसे ही आप इस चीज को रिलेट करके चलिए, राइट, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट एन आंसर वेरी वेरी इफेक्टिवली। वैसे और भी बहुत ज्यादा सोर्स हो जाएंगे दोस्तों, जैसे अर्थशास्त्र एक सोर्स हो जाएगा, वेदास हमारे सोर्स हो जाएंगे, हमारे इंडियन लेजेंड्स जैसे रामायण महाभारत वो एक सोर्स हो जाएंगे। तो बहुत सारे सोर्स हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट मनुस्मृति है जो धर्मशास्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। सो मनुस्मृति इज अ पार्ट ऑफ धर्मशास्त्र। हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं मनुस्मृति के बारे में वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मनुस्मृति, ऑलराइट। सो मनुस्मृति इज द फर्स्ट इंडियन संस्कृत लिटरेचर विच वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय सर विलियम जोन्स इन द ईयर 1794, राइट। आपको पता होगा दोस्तों, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी डेवलप हुआ था टू एक्सप्लोर द इंडियन ट्रेडिशन इन मच मोर डीपर मैनर, राइट। सो उसी एक्सप्लोरेशन के तहत जो हमारे इंडियन सोर्सेस थे, इंडियन लिटरेचर सोर्सेस थे, वो काफी ज्यादा इंडियन संस्कृत लैंग्वेज में थे, राइट। सो ब्रिटिशर्स वेयर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड द बेसिक आइडियाज ऑफ आवर लिटरेचर, दैट इज व्हाई दे थॉट टू
translate our Indian literature. So the first work to be translated in English was the Manusmriti, right? You can see the English translated version here. This is the first English translated version, right, which was translated in English by Sir William Jones in the year 1794, right? You should know this. You can again connect this thing to GS paper number 1, okay, history. All right, so there are total 12 adhyayas in Manusmriti, right? 12 chapters are there in the Manusmriti, and each chapter they talk about the different topics, right? Let's say one chapter will talk about Varna system, right? Varna system, the Varna system that we know today about Brahmins, Kshatriyas, Vaisyas and Sudras, that comes from Manusmriti, friend. Okay, so the next chapter will talk about the origin of state, right? The third chapter will talk about the ideals of dharma, right? What a dharma is. The fourth chapter will talk about the ideals of kingship, how a king should behave when he is in power, right? So this is a kind of organization of chapters that we will see in very brief, right? Because we will do whatever is important for us, right? It was probably written between 200 BC to 200 AD, right? It took 400 years, right? So by looking at this particular notion, we can say that it might not be completely written by Manu, right? Manu, who was the propounder, who was the author of Manusmriti, जो हम मानते हैं अभी के टाइम में, वैसा माना जाता है कि मनु ने इसे लिखा था, राइट? एंड प्रोबेबली इसे लिखा गया था 200 BC से लेकर 200 AD के बीच में, ऑलराइट? तो ऐसा माना भी जाता है दोस्तों कि सिर्फ मनु ने ही इस बुक को नहीं लिखा, मनु के फॉलोअर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी इस बुक को कंप्लीट करने में, या ऐसा भी हो सकता है कि मनु इज जस्ट अ आइडिया, राइट? मनु वॉज जस्ट एन आइडिया, मनु वॉज जस्ट एन फिलॉसफी ऑफ दैट टाइम, जिसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपने डिफरेंट कंट्रीब्यूशन करके इस पर्टिकुलर फिलॉसफी को एक वर्क में फिरोया है जिसका नाम है मनुस्मृति. दे हैव कंपाइल्ड द एंटायर आइडियाज ऑफ मनु in the anthology of work which is known as the Manusmriti in today's parlance, right? So ऐसा भी हो सकता है. We never know. The main focus for us is that the ideas which are part of this Dharmasastra, that is Manusmriti. All right. So now this is time for active recall. This is time for active recall. Just try answering this particular question, friends. Which of the following is known as rebel child of Hinduism? All right. आप अपनी answers comment section में mention करेंगे, right? You have to make this promise to yourself. You have to mention your answers in the comment section. I will give it a read and also return back with an evaluative shout out, right? With a effective shout out and feedback. Right, all right. So options are Charvak, Sikhism, Buddhism, and Jainism. I will also discuss the answer at the end of the lecture. So don't worry. Just try active recall. All right. So now let's see further about Manu. Right? Manu. Who was Manu? Who was Manu? All right. We have seen the basic facts about Manusmriti. Now let's see who was Manu. All right. So Manusmriti belonged to the tradition of Dharmasastra that we have seen. So according to Indian tradition, we don't know, right? To be very honest, we don't know who was Manu, but this is what is to be believed, right? हम अपने myths में, हम अपने legends में, हम अपने literature में ऐसा पाते हैं that Manu was a Manasputra of Brahma. Who was Brahma? Brahma was the originator of the यूनिवर्स, राइट? आप तीन वेरी बेसिक गॉड्स ऑफ हिंदुइज्म कल्चर में मानते होंगे, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राइट? सो ब्रह्मा इज नोन एज द creator, originator of the universe, right? Vishnu is known as protector of the universe, whereas Shiva is known as destroyer of the universe, right? तो ब्रह्मा जो मनु थे दोस्तों, वो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे. मानस पुत्र in the sense he was considered to be the son of Brahma, right? He is the first lawgiver and has told what is dharma of different varnas, right? He was the first lawgiver, right? And उन्होंने law कैसे दिया? उन्होंने law अपने इस किताब that is मनुस्मृति में दिया दुनिया को, that the world, that the society should be governed according to these particular laws, right? And he was also the first lawgiver who gave the different dharmas of different varnas, right? The different four varnas we know, Brahmins, Kshatriyas, Vaisyas and Sudras. He gave them their dharma, right? What each of the varnas should do, right? There is no appropriate word. There is a basic confusion between of the term dharma, friends, right? जब भी हम धर्म की बात करते हैं, people often mistake it with religion, right? But here
we have to make this clarification very very clear that there is no appropriate term or word that is available in any European language which can translate it, which can treat it as an exact translation of the English word that is dharma, right? There is no any other word, not only in English but in any European language, right, which can be translated or used in exchange of dharma, right? It should not be confused with religion. First and foremost caveat here for us is that, first and foremost caution for us is that dharma is not religion, right? When we say dharma is religion, this is very parochial sense of understanding. This is very parochial sense of understanding. What is parochial? Very narrow-mindedness sense of understanding. Dharma is beyond religion, friends, right? Dharma is beyond religion. This is not what I am saying. Dharma, as was explained by Atharva Veda, is prithvim dharmam dhritam, right? धर्मा को अथर्व वेदा ने कैसे डिस्क्राइब किया है दोस्तों? अथर्व वेदा ने बताया है पृथ्वीम धर्मम धृतम. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स धर्मा is that which holds life on this earth, right? Dharma is the beholder of life on this earth. If dharma will be not there, the life will be not there, right? When we will not follow the dharma, if dharma is absence, it will lead to arajakta, anarchy, right? What is arajakta or anarchy? A situation of lawlessness, a situation of lawlessness or statelessness. अगर ये नहीं होगा दोस्तों, what will happen? People will start behaving in primitive manner, right? There will be threat to life, property, security of individual, and it can create chaos in the society, which can lead to what? Which can lead to the destroy of the planet earth, right? This is why it says that when we do not follow dharma, it will lead to arajakta, right? Anarchy. It will lead to pralaya, the catastrophe. This will bring end to the life on earth, right? This is how the Atharva Veda, it describes the dharma, right? Dharma should not be seen in very very narrow context, right? So the term dharma, which comes from a Sanskrit word that is dhar, which means to hold, right? And as Atharvaveda also described dharma as prithvim dharmam dhritam, that is dharma is the beholder of life on this earth, right? Now again look at this particular question. Examine the significance of dharma in ancient Indian political thought, right? I sincerely request all of you to note down this particular question side by side, right? And have this question in your mind, friend. आप देखिए इस क्वेश्चन को and फिर इसके अकॉर्डिंगली आप लेक्चर को सुनने एंड समझने की कोशिश करिए. आपको चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, राइट? ये देख रहे हैं आप क्वेश्चन कैसे डायरेक्टली टॉपिक से पूछे जा रहे हैं दोस्तों, राइट? एंड PSIR एक रिपीटेटिव रिकरिंग ऑप्शनल भी है जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं ऑन द सेम थीम, राइट? तो आप इस क्वेश्चंस को ध्यान में रखें. हो सके तो एक पेन एंड कॉपी लेके बैठे, नोट करें एंड ट्राई पेनिंग डाउन योर आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. फिर लास्ट में आप अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को एंड मेरे टेलीग्राम लिंक में शेयर करें जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ऑलराइट, सो this is how the concept of dharma is described in Manusmriti, right? So now let's talk further about Manusmriti. अब हम स्पेसिफिकली मनुस्मृति में और ज्यादा देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों. ऑलराइट, मनुस्मृति है क्या? So dharma, the idea of dharma is coming from the धर्मशास्त्र. ऑलराइट, सो धर्मशास्त्र की जब हम बात करते हैं, सो द वेरी वेरी बेसिक आइडिया विच इज इनहेरेंट इन धर्मशास्त्र इज ऑफ धर्मा दोस्तों, राइट? धर्मा. एंड द मोस्ट वेल नोन धर्मशास्त्र इज मनुस्मृति, राइट? सो द आइडिया ऑफ धर्मा इज फर्स्ट प्रिस्क्राइब्ड इन द मनुस्मृति, राइट? धर्मा का जो पहला कॉन्सेप्ट था वो मनुस्मृति से निकल के आता है. तो अब हम चलिए बात करते हैं दोस्तों, मनुस्मृति को और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं. ऑलराइट, जब हम इंडियन लिटरेरी सोर्सेज की बात करें दोस्तों, तो हम इसे 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक हो जाता है श्रुति और दूसरा हो जाता है स्मृति. तो श्रुति क्या है दोस्तों? श्रुति एक रिवील्ड ट्रुथ है. Shruti is the revealed truth. Revealed truth from whom? Revealed truth from the Almighty, the Brahma himself. Almighty, the Brahma himself. जो originator of universe है ब्रह्मा जी, उन्होंने 7 ऋषियों को उन्होंने अपनी revealed truth, जो उनकी ज्ञान थी, वो ये 7 ऋषियों को दिया. एंड ये 7 जो ऋषि थे, उनके ज्ञान इन्होंने कहीं लिखा नहीं. इन्होंने जब सिर्फ सुना,
जो ब्रह्मा जी का ज्ञान था उन्हें सिर्फ सुना, ही जस्ट हर्ड द ट्रू नॉलेज फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा, एंड देन दे हैव स्टार्टेड राइटिंग डाउन द हर्ड रिवील्ड नॉलेज in the books, right? They started compiling down, and this seven sages, the work they compiled, the work they have written is basically known as Smriti, right? Smriti, and Smriti and the Vedas are the examples of Smriti. जो Vedas है दोस्तों, they are basically the examples of Smritis, right? Smritis are based on the revealed knowledge found in the Shrutis, right? So जो Shrutis में, Shrutis we cannot find Shrutis because they are not written, they are just heard and passed on from generation to generation, right? But what did this particular sages they started doing? They started writing down because of the biasness that were inherent, right? Let's say if I heard something, right, I will pass on to my further generation. There will be sense of biasness also will be there in that. There will be sense of omission, right? कुछ लोग उसे गड़बड़ करके ही आगे के लोगों को बताएंगे. It cannot be 100% original, right? जैसा पास ऑन होते जाएगा उसकी ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होते जाएगी, राइट? दैट इज वाई जो ऋषिस थे उन्होंने सोचा कि वाई नॉट पेन देम डाउन, राइट? फिर जब उन्होंने कंपाइल किया, देन दिस इज समथिंग विच वॉज नोन एज स्मृति, राइट? सो स्मृति वॉज बेस्ड ऑन द श्रुतिस, राइट? So the Shrutis, they contain Rita. What is Rita? Rita denotes the cosmic law, right? What is cosmic law? The law which was given by the God himself, right? The law which was given by Brahma himself. That is why the Rita which are part of the Shrutis, that they are the cosmic law. They are the most important law, right? The law of the universe or law of the nature, right? And dharma is a law to govern human society. Dharma is based on the Rita, right? So these are some of the feature of dharma. Dharma basically comes from the Rita. Rita is a part of Shruti, and Shruti is the ultimate knowledge. It is a truth. It is a revealed knowledge of the God, right? That is why dharma is the very important, right? Why? Because dharma comes from a cosmic law. It comes from a law of universe to govern human society so that we have a harmony in the society. This is the importance of dharma, and hence this is the importance of Manu Smriti. Why? Because we can find dharma in Manu Smriti. So there are four ideals of dharma which are embedded in Manu Smriti. Manu Smriti जो है दोस्तों, it talks about फोर आइडियल्स ऑफ धर्मा, राइट? सो ये चार धर्मा है जो लोगों को फॉलो करने चाहिए इन ऑर्डर टू हैव हार्मनी इन द सोसाइटी, इन ऑर्डर टू हैव अ बैलेंस्ड लाइफ. तो जो पहला धर्मा है जो मनुस्मृति बात करता है वो है पुरुषार्थ का, राइट? पुरुषार्थ क्या है दोस्तों? पुरुषार्थ मेनली टॉक्स अबाउट 4 गोल्स ऑफ लाइफ, राइट? इट इज नॉट लाइक as was talked by Western tradition that the Indian tradition is mainly spiritually advanced and not politically advanced, right? हमने कल के लेक्चर में देखा कैसे वेस्टर्न ट्रेडिशन है उन्होंने इंडियन को डिफेम किया है ये कह के कि इंडिया इज अ प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट रेदर देन पॉलिटिकल एडवांसमेंट. बट हम उनको ये शो कर रहे हैं एंड हम अपने आप को भी ये बता रहे हैं कि नो, इट इज नॉट ट्रूथ, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट धर्मशास्त्र है, हमारी जो फर्स्ट बुक ऑफ धर्म है, दैट इज मनुस्मृति, उन्होंने पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट देके गया है. एंड व्हाट आर द पुरुषार्थ? अगर पुरुषार्थ का मैं बात बताऊं दोस्तों, सो इट इज समवॉट रिलेटेड टू वर्च्यू, right? Virtue, the concept of virtue given by Aristotle. Remember, we have already discussed it in Western political thought. Go and have a watch of that lecture as well, right? I can give you a list of playlist, right, at the end of the picture and at the end of the video. So just click on that particular playlist. You will get all the lectures. All right. So the 4 important purusharth are dharma, artha, kama, and moksha. Right? What is dharma? Dharma is our dharma, our righteousness, our ethics, our duty. Artha is basically our material well-being, right? Kama is our sensual well-being, and moksha is basically the ultimate liberation, right? So these 4 purusharthas, they show Hindu took life in very, very balanced and comprehensive manner, right? It is not that human beings or Indians were only more focused on otherworldly or godly things, but we always have a more comprehensive, more balanced outlook when it comes to life. Why? Because our dharma shastra, that is Manu Smriti, it itself talks that the human being should focus on all the 4 purusharth, that is dharma, artha, kama, moksha,
in very balanced form. They have neither ignored the material nor sensual pleasures, right? We also take into consideration material and sensual pleasures in very balanced form, right? Hence it represents a balanced way of life, and this is our funda of a very balanced way of life, rather than a very what skewed sense of life, like the spirituality or over advancement in spirituality and ignoring other material well-being, as was said by the Western political tradition, right? Now again, remember this question: explain the sources of ancient Indian political thought. Manusmriti. Remember, the first source is Manusmriti, right? So the first ideal that Manusmriti prescribed to us is of Purusartha, right? The second idea or second dharma which Manusmriti talks to us is the concept of ashrama, right? Concept of ashrama. And we know what are 4 ashrama, right? Or 4 stages of life. 4 stages of life, right? So Manusmriti does not only talks about the ideals of dharma, like the kama, artha, kama, moksha and dharma, right? It also talks about the stages of life, like in what way human beings should spend their lifespan, right? So the first stage is brahmacharya stage. The first stage is the brahmacharya stage, where individual abstains from all sensual pleasures, right? Where individual abstains from all sensual pleasures, like sex, like indulgence in any bad materials like alcohol and etc., right? So the first stage is of brahmacharya. This is what Manusmriti is saying to us. The second stage is of grihastha, right? Where there is a establishment of family, right? जहां पे हम अपनी अपनी फैमिली को establish करते हैं, बसाते हैं, right? The third stage is basically the banasprata, where we tend to come in the age of retirement, right? Retirement stage. हम अपने काम को थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा छोड़ते हैं, and we start relying more on some of the recreational activity, right? Which will ultimately lead us to what? The 4th stage, that is moksha, जहां पे हम अपनी जिंदगी को satisfactorily छोड़ के हम क्या कर सकते हैं? हम सिद्धि की ओर बढ़ सकते हैं दोस्तों, हम फाइनल लिबरेशन की ओर बढ़ सकते हैं, दैट इज संन्यास, राइट? दैट इज द 4th स्टेज. सो दिस आर द कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रमा दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय मनुस्मृति टू अस, राइट? मनुस्मृति, द फर्स्ट धर्म शास्त्र, राइट? सो दिस इज हाउ होलिस्टिक द मनुस्मृति इज taking a view of life, right? A very comprehensive, balanced view of life. We are not just talking about any particular stage दोस्तों, that we should always focus on sannyasa or liberation and etc. Manusmriti has comprehensively prescribed the 4 different stages of life, and how this is how human beings should lead a more healthy and balanced life, right? So what are the 4 stages? Brahmacharya, grihastha, vanasprata and sannyasa. So the first ideal or first dharma that Manusmriti has talked about was purusartha, right? And what are the 4 purusartha? Dharma, artha, kama, moksha. We human beings should engage in all the 4 purusartha in a very comprehensive manner, balanced manner, in order to have a good life, right? The second one was the concept of ashrama, right? And 4 ashrama क्या क्या है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वनस्पता and sannyasa, right? The third dharma that Manusmriti is telling us is concept of varna. तो वर्ण का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? जैसे कि वी नो देयर आर 4 वर्णास, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास एंड वैश्यास एंड शूद्रास, राइट? सो वर्णास का बात मनुस्मृति ने किया क्यों, राइट? सो मनुस्मृति ने वर्ण का बात इसीलिए किया दोस्तों, बिकॉज द वर्ण इज टू फॉलो हिज धर्म, राइट? ईच वर्ण इज टू फॉलो हिज धर्म. सारे जो वर्ण है, चारों वर्ण है, वो अपने अपने धर्म को, अपने अपने ऑक्यूपेशन को फॉलो करें, वही धर्म है. इफ धर्म इज नॉट फॉलोड इट विल लीड टू अराजकता विच विल एंड अप इन प्रलय, राइट? अगर ईच वर्ण है, जो ब्राह्मण्स है, क्षत्रियास है, वैश्यास है, शूद्रास है, वो अपने अपने धर्म को नहीं फॉलो करेंगे तो इट विल लीड टू अराजकता एंड प्रलय, राइट? दिस इज व्हाट इफ यू विल कनेक्ट टू प्लेटो दोस्तों, उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट की बात अपने कॉन्सेप्ट ऑफ मिथ ऑफ मेटल में बताया, राइट? मिथ ऑफ मेटल में बताया. उन्होंने बताया इट इज वर्चुअस फॉर मैन ऑफ गोल्ड टू बी अ फिलोसोफर किंग. इट इज वर्चुअस फॉर अ मैन ऑफ सिल्वर टू प्रोटेक्ट द स्टेट, राइट? अगर इफ दे विल नॉट फॉलो देयर वर्च्यूज, इफ दे विल नॉट फॉलो देयर धर्म, इट विल लीड टू व्हाट? इट विल लीड टू अ अनार्की. दिस इज व्हाट मनुस्मृति इज ऑल्सो टेलिंग अस इन वेरी इंडियन मैनर, राइट?
they, by prescribing the four varnas, that is Brahmins, Kshatriya, Vaishyas and Sudras, and they should stick to their dharma in order to have a Rajakta, in order to have a more harmony in the society. Hence, the most important duty of the king is to ensure all varnas follow their dharma, right? And king, remember, the Kshatriya, he should ensure that all the four varnas, they should stick to their respective dharma, right? And for this reason king has the rod of danda. इसीलिए जो king है दोस्तों, king है, उनके हाथ में this rod of danda, rod of politics, rod of law दिया जाता है, so that they ensure the four varnas, they stick to their dharma. Each and everyone belonging to each dharma, they should stick to their own dharma, and they should have a harmonious existence in the society. The moment they are not sticking to their dharma, they are overstepping to each other's dharma, the king has the power to operationalize, to use his rod of danda to punish them and bring back the harmony in the society. So this is the third dharma that Manusmriti is the prescribing to the humans, the concept of varna, that each varna should stick to their respective dharma. And the fourth concept and the last concept is of concept of sanskara दोस्तों. What is samskara? संस्कार, राइट? सो मनुस्मृति ने 16 संस्कारा का प्रिस्क्रिप्शन दिया है दोस्तों, राइट? व्हाट इज संस्कारा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो जो हिंदू ट्रेडिशन है, हम कर्मकांड में विश्वास करने वाले लोग हैं दोस्तों. वी बिलीव इन द रिचुअल्स, राइट? रिचुअल्स दोस्तों, जब मैं रिचुअल्स की बात करता हूं, whenever I talk about rituals, people mistake it as a pseudonymous, as a pseudo worship kind of thing, right? Pseudo worship kind of thing. लोग काफी negative notion hold करके बैठे हैं when we talk about rituals, but rituals is a epitome of action दोस्तों. Ritual is a epitome of action, irrespective of situation, irrespective of different circumstances. People should stick to action. This is what is the essence of ritual. ये rituals का असली महत्व है. तो वैसे ही मनुस्मृति 16 संस्कार, 16 कर्म कांड हमारे इंडियन कल्चर को प्रिस्क्राइब करता है. वो 16 जो कर्म कांड है दोस्तों, 16 संस्कार है, वो गर्भधना से स्टार्ट होकर अंत्येष्टि संस्कार में खत्म हो जाता है. आप ये पिक्चर में अगर आपको दिख रहा है तो आप देख पा रहे होंगे, ये 16 गर्भधना संस्कार से स्टार्ट होके ये खत्म हो जाता है अंत्येष्टि संस्कार, राइट? गर्भधना संस्कार क्या है दोस्तों? द संस्कार इन ऑर्डर टू कंसीव, राइट? पहली जब महिलाएं कंसीव करती थी, उनसे पहले एक गर्भधना संस्कार होता था, राइट? रिमेंबर द रामायण, इफ यू नो द लेजेंड रामायण, इट इज अ वेरी वेरी फेमस इंडियन लेजेंड रामायण. राजा दशरथ ने गर्भधना संस्कार करवाया था इन ऑर्डर टू कंसीव द चिल्ड्रन, राइट? तो वो गर्भधना संस्कार था दोस्तों. In order to conceive, women must do a गर्भधना संस्कारा. एंड जब किन्हीं की मृत्यु हो जाती है, जब लोग परलोक को सिद्ध हो जाते हैं, तब उनकी अस्थि को विसर्जन के समय हम अंत्येष्टि संस्कार करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं दोस्तों. सो दिस इज द 16 संस्कार विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द मनुस्मृति, दैट इज द इंडियन धर्मशास्त्र, इन ऑर्डर टू हैव अ वेल एंड बैलेंस लाइफ, राइट? सो अगेन इट इज अ टाइम फॉर एक्टिव रिकॉल. ट्राई रिकॉलिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. व्हाई डज द किंग हैज रॉड ऑफ डंडा अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, राइट? व्हाई डज द किंग हैज द रॉड ऑफ डंडा अकॉर्डिंग to Manusmriti? To ensure all varnas follow their dharma, to make people focus on moksha rather than earth and kama, to ensure a smooth transition from one ashrama to another, to ensure everyone does the 16 samskara, right? So try answering this particular question and mention your answer in the comment section. I will give it a read and also declare the shout out in the next lecture, right? So with this, we are done with the lecture, people. Thank you so much for watching. If you have liked this particular video, then please ensure to show your love by liking, subscribing and sharing this particular lecture with your closed ones. So until very next time, this is your friend, guide and host Naman signing off. Keep watching, keep learning with UPSC by Naman Raj Gupta.